जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये सब देख करके तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे और क्या पढ़ रहे थे। सो कहाँ तक हो चुका था, कहाँ तक नहीं हुआ था, आपको सब बातें पता होगा। और नहीं भी पता होगा तो कुछ बातों को हम रिवीजन करके आगे चलेंगे, ताकि आपको आगे की बातें जो बताया जाएगा आपको अच्छी तरह से सब बातें समझ में आए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम होता है मेटल्स और नॉन मेटल। जिसे हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है क्या, धातु और अधातु। ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। ठीक है, अब उसमें से मैक्सिमम पार्ट्स हम लोग खत्म कर चुके थे। मैक्सिमम 10% जो होता है खत्म अब होने की मतलब चांस है जो खत्म हो जाएगा। आज तो नहीं, लेकिन आज के बाद कल का वीडियो में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितना लेक्चर होगा सब खत्म हो जाएगा। अब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होगा ना, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक लेक्चर में और मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि सब कुछ बनने के बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्या होता है कि नहीं बन पाता है। जैसे कि ऐसा बात नहीं कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बहुत भारी रहता है, ऐसा कुछ नहीं। बस बात इतना रहता है कि एनसीईआरटी का पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। क्वेश्चन सेम जितना आपको पढ़ाया गया उसी में से आएगा और आपसे बनेगा भी। समझ में आई बात है। तो सबसे पहली बात है, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, देखिएगा। लिखा हुआ है हेडिंग में ऑकर्स ऑफ मेटल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं धातु की उपस्थिति। मतलब कि हमें तो यहाँ तक पता चल गया है अच्छी तरह से कि धातु और अधातु हो तो क्या है, और धातु अधातु का रिएक्शन कैसा होता है, या किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। ये सब बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये सब कैसे बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे कंपाउंड के साथ, और कैसे बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में सब आपको बॉन्ड बनाकर बता दिया गया है। ये सब बॉन्ड आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, आशा करते हैं ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आगे भी तो ये बात सोचने को पड़ता है हमें कि आखिर ये धातु और अधातु हमने पढ़ा, ये पाया कहाँ से आता है, कहाँ से हमें मिलता है। तो उसकी ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर धातु की प्राप्ति हमें कहाँ से होता है। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ऑकर्स ऑफ मेटल, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑकरेंस भी बोल सकते हैं ऑफ मेटल, यानी धातुओं की उपस्थिति। ठीक है, मतलब यह कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, हम कुछ बातें को लेकर आए हैं, कुछ एग्जाम्पल होगा जो आपको लिख करके दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये लिखने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, इसी का प्रयास करते हैं कि लिख करके लाए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, धातुओं की मुख्य उपस्थिति। उपस्थिति मतलब पाया जाना, कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, मुख्य उपस्थिति पृथ्वी की भू परपट्टी होती है। भू परपट्टी मतलब कि पृथ्वी के जो ऊपरी सतह जो होता है, सतह मतलब जिस स्थल पे हम लोग रहते हैं ना, जो ऊपरी वाला भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं भू परपट्टी। इंग्लिश में बात करें तो अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा EARTH, अर्थ CRUST। ये जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, हमें बस पता चलना चाहिए भू परपट्टी क्या होती है। तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला सतह होता है उसे क्या कहते हैं, भू परपट्टी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। तो इसमें सबसे ज्यादा धातुओं के पाने की संभावना होती है और मिलता ही है। सोचने में से बात आ रहा है ना कि धातु धातु यानी कि मिलेंगे कहाँ धातु, धातु पृथ्वी की भू परपट्टी में मिलते हैं। इसके अलावे धातु समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने लिखा NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि इसमें सोडियम धातु है कि नहीं है ना। अब ये सब क्या है, अयस्क होता है, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत लीजिए। तो इसमें सोडियम जो है हमारा धातु है। तो अब यहाँ बताइए, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है, तो कहाँ पाया गया, भू परपट्टी में पाया गया। आगे जिंक ऑक्साइड बोल देंगे, मतलब कि जिंक ऑक्सीजन के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो ये धातु है, धातु को हम लोग क्या कहें, यहाँ पे ऑक्साइड के रूप में पाया गया, और कहाँ पाया गया, भू परपट्टी में पाया गया। इसी प्रकार से NaCl आप जानते होंगे, समुद्री जल में क्या होता है, खारा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समुद्री जल। पानी क्या होता है, बहुत खारा होता है, उसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी कारण से उसमें से क्या होता है, सोडियम की मात्रा ज्यादा मात्रा में निकाली जाती है, तो उसमें भी सोडियम पाया गया। मैग्नीशियम उसी प्रकार से उसमें ही निकाला जाता है। ये सब समुद्री जल का एग्जाम्पल है, समझ में आई बात है। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, कुछ अधातुएं ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अधातुएं बोला गया, सॉरी धातुएं। ठीक है, अधातु की तो बात ही नहीं करना, धातु क्यों पाया जाएगा, धातु ना पाया जाएगा, धातु क्या होता है। सो अधातु तो ऐसे मिट्टी है, अधातु हो गया, चौल हम लिख रहे थे इसलिए अधातु हो गया, समझ में आई बात है। तो धातु की हम लोग बात करें तो कुछ धातुएं ज्यादा ही क्रियाशील होते। आपको यदि क्रियाशील श्रेणी याद होगा अच्छी तरह से, तो आपको बताया गया था सबसे टॉप में कौन था, पोटेशियम, फिर कौन था, सोडियम, फिर कौन था, कैल्शियम, फिर कौन था, मैग्नीशियम। ऐसे करते करते सबसे नीचे कौन आता है, सबसे नीचे आता है सोना, फिर आता है प्लेटिनम, यानी कि हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम ही बोलते हैं। समझ में आई बात है। ये सब जो होता है कि जो सबसे टॉप में होता है, सबसे ऊपर होता है ना, उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। यही बातें बोला गया है कि कुछ धातुएं
ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जो कि कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। कंपाउंड्स मतलब कि ज्यादा क्रियाशील होंगे तो किसी के साथ रिएक्शन करके अपने साथ कंपाउंड बना लेगा ना, यह होता है कंपाउंड, यानी जिसे हिंदी में बात करते हैं यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तथा कुछ धातुएं की क्रियाशीलता कम होने के कारण वे स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं, देखिएगा ध्यान से, पोटेशियम सबसे टॉप में होता है, तो पोटेशियम कभी भी अकेले नहीं पाएगा, इतना रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा क्रियाशील होता है, यह हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब कि माने तो KCl पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाला है, या तो पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में पाले, KCO3 ऐसे पाले, मतलब कि किसी न किसी कंपाउंड के साथ, यौगिक के साथ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। इसी प्रकार से मैं बोलूं, आगे कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, तो कैल्शियम भी कभी अकेले नहीं पाएगा, ये किसके रूप में पाया जाता है, CaCO3 के रूप में पाले, या तो और हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाए। मतलब कि यह किसी न किसी के साथ में पाया जाएगा, लेकिन सबसे नीचे जो आता है, बताया गया था आपको, जैसे कि सिल्वर यानी चांदी, यह तो कुछ रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये भी फ्री स्टेट में मिलेगा। चांदी हो गया, सोना हो गया, और क्या एक होता है प्लेटिनम, ये जो ऐसे धातु ये हमेशा आपको स्वतंत्र मिलेगा। यदि आपको ऊपर पट्टी में से ये मिल रहा है, ये किसी कंपाउंड के साथ नहीं मिलते, स्वतंत्र मतलब फ्री रूप में मिलते हैं, इन्हें आप आसानी से निकल करके ऐसे ही साफ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या मिलते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है, यही बातें तो लिखा गया, और आपको क्रियाशीलता से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है, ध्यान दीजिएगा वहां पे बातें। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें क्या है कि ज्यादातर धातुएं प्राकृतिक में, प्राकृतिक मतलब ऊपर पट्टी में क्या होती है ना, ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाती है, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। मतलब क्या बोला गया, ज्यादातर धातुएं क्या पाई जाती है, कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, और एक होता है सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, और कुछ होती है जो क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। लेकिन मस्ट बोला है, मस्ट मतलब ज्यादातर, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखूं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि बोला ऑक्साइड के रूप में, तो ZnO, ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड के रूप में पाया गया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में पाया गया। और दूसरी बात है बोला है कार्बोनेट के रूप में, तो ऐसा भी पाया जा सकता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जा सकता है, और हो सकता है ऐसे NaCO3 सोडियम कार्बोनेट के रूप में पाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या बोला है, सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड जैसे कि मैं मानू, हाँ सल्फाइड मतलब कि सल्फर के साथ में पाया जाएगा, जैसे कि और क्या ले सकते हैं, पोटेशियम सल्फाइड हो सकता है, ऐसा क्या, पोटेशियम सल्फाइड जैसे देख सकते हैं, तो मतलब कि सल्फर है, यानी कि सल्फाइड जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं, ZnS जिंक सल्फाइड हो सकता है, ठीक है, यानी सल्फर के साथ पाया जाता है, ऐसा है, समझ में आई बात है। मतलब कि या तो पाया जाता है ऑक्साइड के फॉर्म में, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में, या तो सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। मस्ट मतलब ज्यादातर ऐसे धातुएं होते हैं, ठीक है, बस ये तीन रूप होता है। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आगे आता है कि खनिज किसे कहते हैं, और अयस्क किसे कहते हैं, और अपद्रव्य जिसे हम लोग अधात्री भी किसे कहते हैं, वो सब जानते हैं, तीन बातें। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे, आगे का टॉपिक क्या आएगा, सो ठीक है। अब आते हैं खनिज, खनिज मतलब मिनरल्स होता है, मिनरल्स किसे कह देंगे, तो ध्यान से समझिएगा, धातु और उसके यौगिक, धातु मतलब कि यह धातु है क्या, और उसके यौगिक कौन आ गया, ऑक्सीजन, मतलब कि दोनों एक साथ मिलकर क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो कैल्शियम धातु हो गया, इसके साथ कार्बोनेट क्या आ गया, एक यौगिक आ गया, मतलब कि इसके साथ मिलने वाला पदार्थ आ गया ना, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेगा, यौगिक यानी कंपाउंड्स का निर्माण करेगा। यही बोला गया, धातु और उसके यौगिक जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के भूपर्पटी में पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CaCO3 एक प्रकार का खनिज हो जाएगा। खनिज मतलब कि पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ऐसा भी कभी आपने पढ़ा होगा, तब समझ में आई होगी बात ये क्या है। अब बातें बोले थे NaCO3, ये भी क्या है, खनिज है। लेकिन मैं बोलूं क्या, सोडियम अलग निकाल देते खनिज होगा क्या, खनिज नहीं होगा, क्योंकि यह कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है। समझ में आई बात है, ये तो सिंपल सा धातु हो गया। और क्या हो जाएगा, CaO, ये इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये भी कंपाउंड है। इतने बहुत सारे हो सकते हैं, जिसे हम क्या कह देंगे, खनिज कह देंगे। बातें आपको अच्छी तरह क्लियर होगा।
आगे क्या बोला जा रहा है, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओर्स। ओर्स मतलब कि अयस्क, अयस्क अयस्क का नाम से पता चल रहा है, अयस्क मतलब निकाले जाने के बाद, अयस्क मतलब कि आया हुआ, आया हुआ मतलब कि प्राप्त होने के बाद। जैसे देखिएगा, कैल्शियम को यदि मैं निकालूं कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में है और निकालने के बाद बचा कैल्शियम ऑक्साइड बच गया, उसे हम लोग कहेंगे अयस्क। अयस्क मतलब कि निकालने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। समझ में आई होगी बात, वही बोला गया है। वैसे खनिज जो ज्यादा मात्रा में लाभ के लिए यौगिक से प्राप्त किए जाते हैं, यौगिक मतलब कि क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था क्या। माना जाए, थोड़ा सा सोच लीजिए कि पृथ्वी में जो पाया जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। अब उसे साफ करते 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 आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड मिला, CaO। आगे बताएंगे कि कार्बोनेट के रूप में होता है, तो उसको निकालने के बाद ऑक्साइड मिलता है, ऑक्साइड से साफ करने के बाद कैल्शियम मिलता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं आप छोड़ा लीजिए, कार्बोनेट को हटा दीजिए और कैल्शियम को हटा दीजिए, ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात है। तो यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा, फिर इसे हटा करके कैल्शियम को आप बाहर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात है। तो ध्यान से देखिएगा, यह कौन से रूप में पाया जा रहा था, कार्बोनेट के रूप में, लेकिन हम निकाल कर किस रूप में लाए, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में। इसी प्रकार से माना जाए सोडियम कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है, और सोडियम ऑक्साइड को हम ऐसे ला सकते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड के रूप में आ गया। समझ में आई बात है। ये जो निकालने के बाद प्राप्त हुआ, अब ये इसे निकालेंगे क्यों, क्योंकि हमें इससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में लाभ होगा। लाभ मतलब कि हमें धातु प्राप्त होगा, तो हमें लाभ ही एक तरह से हो रहा है ना। जैसे कि माना जाए आयरन होता है, आयरन निकाला जाता है, जिससे छड़ बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, दलिया सब जो होता है ना, वो सब बनता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, तो ये सब आयरन का काम होता है। तो वह क्या हुआ, उससे लाभ कमाने के लिए निकाला गया, तो यौगिक से प्राप्त किया गया, उसे हम लोग कहते हैं ओर्शियानिक अयस्क कह देंगे। समझ में आई बातें। अब आगे क्या बोला जा रहा है, अपद्रव्य, एक लास्ट गैंग। गैंग क्या होता है, धातु के साथ मिलने वाले खराब पदार्थ, जिसे मिट्टी भी कह सकते हैं। समझ में आई बात है। धातु ऐसा बात तो नहीं है कि साफ साफ रखा है जाकर के आप निकाल दीजिए, ऐसा तो नहीं ना होगा। वहां पे क्या होता है, धातु के साथ कुछ अपद्रव्य मतलब कि मतलब कि खराब पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी हो गया, बालू हो गया, और अनेक पदार्थ जो होते हैं, खराब पदार्थ मिलते हैं। उन सभी खराब पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, जिसे हम लोग अपद्रव्य भी कहते हैं, या तो इसका एक और नाम होता है, अपद्रव्य को हम लोग कहते हैं अधात्री के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल में इसका क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा बालू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेत हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। मतलब कि ये सब क्या है, ये सब अधात्री है, मतलब कि धातु के साथ साथ मिलता है। समझ में आई बात है। तो मिलने वाले अधात्री जो खराब पदार्थ है, उसे हम लोग कह दिए अपद्रव्य, मतलब कि खराब पदार्थ, जिसे गैंग कहते हैं। अयस्क मतलब निकालने के बाद जो प्राप्त हो गया है ना, उसे अयस्क, और जो मिल रहा है पृथ्वी में पहले से, उसे हम लोग कह दिए सिंपल सी खनिज। यहाँ तक आपको बातें समझ में आया होगा। अब आगे आपके मन में होगा कि अच्छी बातें यहाँ तक हम जान चुके हैं, ये सब इतना फॉर्म में पाया जा रहा है, तो आखिर इसे को निकालेंगे कैसे भाई। हमें सोडियम चाहिए, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na होता है, कार्बोनेट के साथ तो नहीं हमको चाहिए, सोडियम का Na चाहिए, कैल्शियम का Ca चाहिए, और हो सकता है पोटेशियम का हमको चाहिए के। ये सबको बाहर कैसे निकालेंगे, तो सबको निकालने का तरीका पढ़ेंगे, बस यही सब तो हमें जानना है। तो पहले आप यहाँ तक उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक, इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग धातुओं को प्राप्त कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पीछे तक बता दिया गया यहाँ कि आखिर धातु कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन कौन से रूप में पाए जाते हैं, और धातुओं को निकालेंगे कैसे, अगला टॉपिक ये आता है। तो हमने यहाँ लिखा है क्या, धातु शोधन। शोधन मतलब कि धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं धातु शोधन। जिसे इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बोला जाता है मेटालर्जी। मेटालर्जी मतलब मेटल की प्राप्त की प्रक्रिया को ही हम लोग मेटालर्जी कहते हैं, या तो धातु शोधन कहते हैं। ऐसा डिफिनेशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं लिखा गया। अब जानते हैं कि आखिर धातु कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं। हमने तो बता दिया कि हाँ सब पाए जाते हैं, लेकिन आखिर रिएक्टिव सीरीज आपको बताया गया है, कौन से रिएक्टिव सीरीज का कौन सा धातु कौन सा रूप में पाया जाता है, सभी का एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, इतने सारे धातु आपको बताए गए होंगे पीछे, रिएक्टिव सीरीज आपको नजर आ रहा होगा, ये सब आपको बताया गया, और सभी धातुओं को निकालने का तरीका भी बताया जाएगा। समझ में आई बात है। तब आगे हमने लिखा है मेटल रिएक्टिव सीरीज, मतलब कि धातुओं का क्या होता है, यह क्रम होता है।
क्रम आपको दिखाया गया था, मतलब कि सक्रियता श्रेणी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी इसे कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे तब, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया था, ये क्या होता है, सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसे आपको कहाँ तक जाना है, पीटी मतलब कि प्लेटिनम तक जाना था। और आपको एक तरीका बताया गया था, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटो। समझ में आई बातें? यहाँ तक आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैंने सारे सवाल इसे बताया था कि कौन सबसे ऊपर रहता है, कौन सबसे नीचे। और यहाँ पे ऊपर और नीचे रखने का मतलब ये था कि ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा और नीचे वाला बहुत ही कम रिएक्शन करता है, मतलब न के बराबर करता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर 5 धातु, अब यहाँ पे देखिएगा मध्य में पाई जाने वाली 3 धातु, अब यहाँ पे देखिएगा नीचे पाई जाने वाली 5 धातु, यहाँ पे क्या बोल दिया अभी, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ से यदि मैं 5 धातु लूं ऐसे ऐसे करके एल्यूमिनियम पर 2 4 5, 5 धातु आपको नजर आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक देते हैं 5 धातु, समझ में आई बात है। और मध्य में देखिएगा 3 धातु, जिंक, आयरन और लेड, 1 2 और 1 3, यहाँ पे हम लेते हैं 3 धातु। और नीचे बच जाता है कितना, 1 2 3 4 5, अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5 धातु फिर से, यानी 5 3 और 5 प्राप्त हुआ। इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 535 कह सकते हैं। अब आपका थोड़ा सा माथा हिल गया होगा कि हाइड्रोजन कहाँ चला गया, तो हाइड्रोजन आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन होता है अधातु, लेकिन धातु के जैसा यह व्यवहार करता था, इसी कारण से इसे धातु की श्रेणी में रख दिया गया था, नहीं तो यह धातु का श्रेणी नहीं बन सकता था, यह धातु नहीं बन सकता, होता है अधातु। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, धातु पढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगा। इसे ट्रिक से याद कर सकते 535 है क्या, 5 3 5, यानी 535 लिख देते, कोई दिक्कत है क्या भाई, इतना लिख सकते हैं ना, 535 मतलब 5 3 5 मतलब 535। टॉप मतलब कि 5 ऐसे धातु होते हैं जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जो 5 धातु है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होते हैं। इसी कारण से ये कभी स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। अब आगे जाने कौन सा रूप में पाया जाएगा, अभी इतना ही पढ़ लीजिए, नहीं जब इसको निकालने की बात होगा तब वहां पे जान लेंगे, ठीक है। तो मतलब ये इतना ज्यादा क्रियाशील होते हैं, कभी यहाँ अकेले मिलेंगे ही नहीं, इसके साथ ही मिल जाते, इसके साथ ही मिल जाते, सबके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है ना, इसी कारण। बात करते हैं मध्य में पाई जाने वाली धातुओं की। अब इसे आप याद रख सकते हैं 3 से, 3 मतलब कि 3, जिंक, आयरन और लेड, जो मध्य में पाया जाता है। देखिए ये ऊपर और ये मध्य में और ये नीचे, मध्य में पाए जाने वाले धातु जो होते हैं वे कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, ये इनकी क्रियाशीलता मध्यम होती है। मध्यम मतलब कि ना तो ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है, मतलब कि इन सबसे आगे ये कभी नहीं निकल सकते, जब भी रहता है तो इनसे कम रहता है और इन सबसे ये आगे रहते हैं, मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। इसी कारण बोले हैं इनकी क्रियाशीलता क्या होती है, मध्यम होती है। इसी कारण से ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि बताएं तो मध्यम में क्या हो जाएगा, Zn ओ मतलब कि जिंक ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, और हो सकता है कि PbS लेड सल्फाइड के रूप में पाया जाए, यानी लेड सल्फाइड के रूप में पाया जाए, PbS हो गया, लेड सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, ऐसे ZnS हो सकता है, सिंपल सी बात है। PbS लिखे, इसी प्रकार से ZnS हो सकता है। इसी प्रकार से आगे कार्बोनेट के रूप में पाया जा सकता है, ZnCO3, ऐसा भी हो सकता है ना, कार्बोनेट के रूप में पाया जा सकता है। मतलब ये 3 रूप में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, एक ऑक्साइड, दूसरा सल्फाइड एस के रूप में, तीसरा कार्बोनेट के रूप में, बातें याद होना चाहिए। अब तीसरा, नीचे पाई जाने वाली धातु को हम लोग कहते हैं नीचे पाई जाने वाली, इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, लगभग न के बराबर होती है। इसी कारण से नीचे पाई जाने वाली 5 धातुएं, 1 2 3 4 और 5, यहाँ कॉपर, इसे क्या कहते हैं, पारा, इसे सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड, और यहाँ प्लेटिनम, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। भाई इन्हें कोई से लेना नहीं, शांत से जाकर बैठे रहते हैं, जहां भी रहेंगे कोई किसी से मतलब नहीं, मतलब कि रिएक्शन तो करते ही नहीं, इसी कारण ये किसी के साथ नहीं पाए जाते, इनकी क्रियाशीलता होती ही नहीं है। लेकिन नोट क्या है भाई, नोट हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कुछ न कुछ अपवाद आ जाती है, तो ध्यान से देखेंगे अपवाद कौन कौन, कॉपर, यहाँ पे पारा, और एक होता है चांदी, दो को छोड़ दीजिए, एक और एक दो छोड़ दीजिए, बाकी ऐसे तो पांचों छोड़ना है। लेकिन ऐसे 3 मेटल है, कॉपर, पारा और यहाँ पे चांदी, 3 ऐसे धातु है जो दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं ना,
ये हमेशा फ्री मिलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ये ऑक्साइड तथा सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब कि ये हो सकते हैं यहाँ पे HgS यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में पा लेंगे, या तो हो सकता है ऑक्साइड के रूप में क्या हो सकता है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड के रूप में पा लेंगे। कॉपर ऑक्साइड समझ में आता है ना। कॉपर का बैलेंस थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है तो मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो कॉपर का बैलेंस निकालेंगे तो कितना होता है, कॉपर जिंक, यानी कि ध्यान से देखिएगा, इसका क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड के रूप में पा ले रहे या तो सल्फाइड के रूप में पा ले रहे। मतलब कि यहाँ हमें समझना है कि ऐसे तीन मेटल हैं जो क्या होते हैं, कभी कभी दोनों अवस्था में रहते हैं, मतलब मैक्सिमम ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन और कभी कभी क्या होते हैं यह मतलब कि ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आई बात है क्या। अब आगे चलते हैं, हमारा आता है टॉपिक क्या, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स इन मिडल रिएक्टिव श्रेणी। मतलब मध्य श्रेणी में पाए जाने वाले धातुओं को हम निकालेंगे कैसे भाई। हम जान गए कि धातु पाया जाता है इन सभी के साथ में, जैसे कि बताया गया इन सभी के साथ में क्या पाया जाता, धातु। यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, धातु मध्य श्रेणी में पहले पढ़ेंगे तो मध्य श्रेणी का आपको बता दिया गया। अब ये सब ऊपर वाला को हम पढ़ेंगे इसके बाद, और लास्ट वाला को भी पढ़ेंगे, चिंता मत लीजिए। लेकिन मध्य श्रेणी में कौन कौन पाए जाते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो पहले हम इनको बाहर निकालने का तरीका पढ़ेंगे। तो मध्य श्रेणी में पाए जाने वाले धातु को प्राप्त करने के लिए इनके सल्फाइड बताया गया, सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते थे, और इनके कार्बोनेट कार्बोनेट फॉर्म में भी पाए जाते थे, और ऑक्साइड यानी ऑक्साइड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ऑक्साइड रूप में मतलब बदल देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें लिखा गया है यहाँ पे। जो मध्यम श्रेणी में पाया जाता है इनको सल्फाइड और कार्बोनेट रूप से ऑक्साइड रूप में बदला जाता है। तो ये बात क्या बोल दिया गया है, मतलब कि ध्यान से देखिएगा, ये जिंक ऑक्साइड है ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा जिंक ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड से हम जिंक को बाहर आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जब सल्फाइड के फॉर्म में होता है इनको हम आसानी तरीका से बाहर नहीं निकाल सकते, इसको पहले हमको ऑक्साइड के रूप में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के लेड को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जिंक कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट को पहले हमको ऑक्साइड के रूप में बदलना पड़ता है, तब जाकर के जिंक बाहर निकलेगा। नहीं तो कार्बोनेट के फॉर्म में डायरेक्ट चाहेंगे कि जिंक को बाहर निकाल दे, तो ऐसा कभी नहीं। समझ में आई बात है। यही लिखा गया है कि मध्यम श्रेणी में पाए जाने वाले धातुओं को पहले सल्फाइड और कार्बोनेट रूप से कौन से रूप में बदला जाता है, ऑक्साइड रूप में बदला जाता है, क्योंकि ऑक्साइड रूप से धातुओं को निकालना आसान होता है। बातें बोल दिया है, क्योंकि मध्यम श्रेणी में जो पाया जाता है ना, ऑक्साइड में बदल देंगे तो ऑक्साइड रूप से धातु को आराम से निकाल सकते हैं। अब आती है बातें कि आखिर ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे, और मतलब कि ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे जब सल्फाइड में रहेगा तब, और कार्बोनेट में रहेगा तब ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे, तो जानेंगे। पहला आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग का हम हिंदी मीनिंग सर्च किए थे लेकिन हमें न मिला, रोस्टिंग का रोस्टिंग भी लिख देंगे, आप लोग हो सकता है तो सर्च करके देखिएगा रोस्टिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है। ऐसे तो हम लोग रोस्टिंग का रोस्टिंग ही जानते हैं, क्या जानते हैं, रोस्टिंग का रोस्टिंग, रोस्टिंग का रोस्टिंग। यदि आपको हिंदी मीनिंग मिल जाए तो हिंदी देख लीजिएगा, रोस्टिंग का रोस्टिंग कहते हैं। ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्साइड की प्राप्ति होते है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला, ZnO जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी जिंक ऑक्साइड हमको प्राप्त करना है, अभी मिला नहीं, ऐसा हमको चाहिए। लेकिन मान लिया जाए यह पाया कौन सा रूप में पाया जा रहा है, ZnS यानी सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है, सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है, हमको चाहिए ZnO ऑक्साइड के रूप में चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करना मतलब हीटिंग करना, और गर्म करने के लिए आपको बताया गया था ऐसा सिंबल होता है क्या, सब पढ़ चुके हैं आप। अब जब गर्म किया जाता है ना तो क्या होता है, ZnO जिंक ऑक्साइड मिलता है, प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। अब आपका बैलेंस करना है तो बैलेंस आराम से कर लीजिएगा, जिंक यहाँ पे एक है यहाँ पे जिंक, ऑक्सीजन एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे दो है, लेकिन हमको चाहिए कितना, तीन चाहिए। तो तीन पे तो बैलेंसिंग नहीं होता है, हमको 6 करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 लगाएंगे तो 3 दूना का 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, ऑक्सीजन 3 दूना का 6 हो गया, जिंक यहाँ पे 2 लगा दें। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाए तो जिंक 2 थे हो गया, यहाँ पे जिंक 2 लगाए तो क्या हो जाएगा, 2 लगा जाएगा। जिंक भी 2 हो गया, सल्फर भी कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 लगा तो 2 दूना का 4 हो गया, यहाँ पे सल्फर, और यहाँ पे 2 दूना का 4 ऑक्सीजन हो गया और 2 सल्फर हो गया ना। ध्यान से देखिएगा,
सल्फर दो थे, सल्फर दो थे, आगे से मल्टीप्लाई किया, 2 दूना का 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे 6 हो गया। इसी प्रकार से 3 दूना का 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। जिंक दो थे, जिंक दो थे, बैलेंस हो गया भाई। रिएक्शन बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब कि हम ऑक्सीजन में तो बदल दिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन में कार्बोनेट आ रहा है क्या? इसी प्रकार से इसमें कार्बोनेट अयस्क को क्या करते हैं? निश्चित ऑक्सीजन, मतलब कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं देना। निश्चित मतलब लिमिट, लिमिट भर मतलब जितना चाहिए उतना देंगे, लिमिट मतलब कि निश्चित होता है इसका मात्रा। तो उतना मात्रा ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। मान लिया जाए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है, हमको क्या करना है? ऑक्साइड के रूप में बदलना है। इसे भी गर्म करेंगे लेकिन निश्चित ऑक्सीजन के रूप में। यहाँ पे बोलिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं दी है? क्योंकि यहाँ पे निश्चित मात्रा है, जबकि यहाँ पे निश्चित मात्रा नहीं था। तो अब यहाँ पे गर्म करेंगे, यहाँ प्राप्त होता है ZnO प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गैस निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यही तक तो चाहिए था हमें। गैस का सिंबल ऐसा होता है, आपको बातें पता है। मिला लीजिए, ऑक्सीजन 1 और 2 3 हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, कार्बन 1 कार्बन 1, जिंक 1 थे जिंक 1 थे, तो ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब आगे यहाँ का आपको बातें समझ में आया होगा। जितना भी सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाता है, सबसे पहले कौन से फॉर्म में बदलेंगे हम? ऑक्साइड रूप में, चाहे वह मध्य श्रेणी का धातु हो या ऊपर वाला श्रेणी का हो या तो नीचे वाला श्रेणी का हो। मतलब इस बात का नहीं है, हमें बदलना पड़ेगा ऑक्साइड के रूप में। अभी बातें याद रख लीजिएगा। इसके बाद आसानी तरीका से हम क्या कर देंगे? इसको बाहर निकाल देंगे, धातु को देखिएगा ध्यान से। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद धातु ऑक्साइड, यहाँ पे धातु और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो क्या नाम देंगे? धातु ऑक्साइड कहेंगे ना, ये बातें आप जानते हैं। तो धातु ऑक्साइड से कार्बन की सहायता से धातु को अलग कर लिया जाता है, बात खत्म। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पे? एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या हमें मिल गया? क्या धातु ऑक्साइड ZnO मिल चुका है। हमें कार्बन की सहायता लेना है और धातु तुरंत से प्राप्त हो जाएगा। कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, बना लेगा CO प्लस में जिंक बाहर निकल जाएगा, बना लेता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। इसका नेम क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमें क्या चाहिए था? धातु ही चाहिए था ना, तो धातु की प्राप्ति हो गई। बस यही तो चाहिए था, बस यही तो याद रखना है कि जो भी पहले आएगा पहले हम ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे। चाहे हो सकता है यहाँ पे हम लिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी हो जाएगा। मान लिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको भी गर्म करते तो बाद बन जाता है CaO बन जाता है, ठीक है। इसको भी कार्बन के साथ गर्म कर देते और क्या बन जाता है? CO बाहर निकल जाता, प्लस में कैल्शियम बाहर निकल जाता। कैल्शियम बाहर प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसको नाम होता है कार्बन, एक ऑक्सीजन तो मोनोऑक्साइड। समझ में आई बात है? तो इस तरह से धातुओं को अलग किया जाता है। आज तक हम यही छोड़ते हैं, आज तक जाने मध्यम श्रेणी और एक लास्ट बच्चा है, सबसे ऊपर वाले को कैसे अलग करेंगे और नीचे वाले को अलग करेंगे। ये आज पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, इसी कारण से आज इतना ही छोड़ेंगे। बाकी जो बचा सो नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है खत्म कर देंगे। समझ में आई बात है? बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ तक अच्छी अच्छी बातें आपको समझ में आई होगी। बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं ऐसे ही मस्त मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को यहाँ तक धन्यवाद, ठीक है।